हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन फ्रॉम क्लास 9th। तो आइए चलते हैं। मैंने इनके नोट्स तैयार कर रखे हैं इस चैप्टर के, और इसी नोट से मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। होप आपको पसंद आएगा। पूरा जो चैप्टर है वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली चीज़, विच आर द प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स ऑफ इंडिया के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है किस तरीके से प्रोग्रेस किए जा रहा है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सिविलाइजेशंस वो जगह होती हैं या फिर वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर लोग सबसे पहले बसना चालू करते हैं। ओके, सेटल होना स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं, और ऐसी ही एक सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में से एक हमारी इंडिया भी है। उसके अलावा इट हैज़ अचीव्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। और अगर हम लास्ट 5 डिकेड्स की बात करें तो आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि एक डिकेड 10 ईयर्स का होता है। तो हम लास्ट 5 डिकेड्स की बात कर रहे हैं, तो हम लास्ट 50 साल की बात कर रहे हैं। तो लास्ट 50 साल में इंडिया ने सोशली इकोनॉमिकली प्रोग्रेस की है। सोशली मतलब समाज में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, और इकोनॉमिक मतलब हो गया कि मनी से रिलेटेड भी बदलाव जो हैं, या फिर आप ये कह सकते हो चेंजेस जो हैं वो बहुत अच्छे इंडिया में आए हैं फ्रॉम द लास्ट 5 डिकेड्स, फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स। उसके बाद इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड बाय डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसके अलावा भारत ने बहुत अच्छा काम किया है कौन कौन सी फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पहले सब हैंड डिपेंडेंट था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब मशीन्स काम में आने लग गई हैं, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स और बहुत सारी साइंटिफिकली एडवांस्ड चीज़ें एग्रीकल्चर में काम आने लग गई हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल फील्ड में वी हैव डन अ लॉट। टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, और ओवरऑल भी इकोनॉमिकली भारत जो है वो पहले की कंडीशन से डेवलप हुआ है। तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन मेकिंग द हिस्ट्री एंड सेट एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अलावा भारत ने बहुत बड़ा इतिहास भी रचा है। मतलब भारत का इतिहास जो है वो अपने आप में तारीफ़ के काबिल है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो भारत ने सेट किए हैं इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं, हमारे देश के महान गणितज्ञ रामानुजन, वो हमारे भारत से ही हैं। उसके अलावा सुश्रुत जो थे, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को पहले ही इन्वेंट कर दिया था, या फिर उसकी टेक्निक को समझ लिया था जब दुनिया जानती भी नहीं थी, तब उनके पास प्लास्टिक सर्जरी थी, मतलब उसकी नॉलेज उनको थी। तो इस तरीके से भारत ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है और बहुत बार एग्जाम्पल्स को सेट किया है। तो अगर आपसे प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो आप भारत की पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है फ्रॉम द लास्ट 5 डिकेड्स वो आप बता सकते हैं। उसके अलावा भारत ने एग्रीकल्चर की फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, उसके अलावा टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और ओवरऑल इकोनॉमिकली डेवलप भारत हुआ है, ये आप बता सकते हैं। उसके अलावा ये बता सकते हैं कि भारत ने इतिहास में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मतलब भारत का इतिहास भी ऐसा है जिसे लोग पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। और उसके अलावा भारत ने भी दुनिया के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सेट किया है। तो आप ये सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। भारत की लोकेशन दुनिया में कहाँ है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये बताएंगे, पहला पॉइंट, दैट इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जब हम ग्लोब देखते हैं तो उसमें जो बीच में लाइन आ रही है, ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेटर,
उसके ऊपर की साइड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे की साइड सदर्न हेमिस्फेयर है ग्लोब में। तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, ऊपर के हिस्से में पड़ता है। तो आप ये बता सकते हैं। उसके आप बात बता सकते हैं कि भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लाइन भारत के नक्शे पर देखी जा सकती है। तो वो लाइन जो है वो बन रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, जो कि भारत को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब आप ये समझिए कि इक्वल पार्ट्स में नहीं कर रहा, लगभग इक्वल के बराबर डिवाइड कर रहा है, इसलिए ऑलमोस्ट लगाया गया है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कितनी डिग्री पर लाई कर रहा है, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप ये बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे भारत में साउथ वेस्ट के तरफ पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में है। और हमारे साउथ ईस्ट में पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि है बे ऑफ बंगाल में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है और उसके अंडर लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, और हमारे ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ की बात हो रही है तो दोनों साउथ ईस्ट हो रहे हैं, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है और उसके अंदर लक्षद्वीप आइलैंड है, और साउथ ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है जिसके अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद आप लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बता सकते हैं। ग्लोब में आपने देखा होगा 2 तरह की लाइंस होती हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इन लाइंस को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो आप लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों एक्सटेंट बता सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो लैटिट्यूड का मतलब हो गया है हमारी इस तरह की लाइनें जो हमारी वर्टिकल लाइन होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये आप समझ सकते हैं कि ग्लोब में जो ये लाइनें होती हैं उन्हें लैटिट्यूडनल लाइन कहा जाता है, और इस तरह की लाइन जो होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं साइज़ ऑफ इंडिया पर। ठीक है, तो देखिए इंडिया जो है उसके पास टोटल लैंड मास, मतलब पूरे विश्व का जो लैंड मास है, लैंड मास मतलब ज़मीन, उसमें से 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे भारत के पास है। और उसके अलावा ये कहा जा सकता है कि इंडिया के पास जो ज्योग्राफी है वो पूरे विश्व की 2.4% है। ज्योग्राफी मतलब प्लेट्यू, लैंडफॉर्म्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, ये सब लैंडफॉर्म्स ही हैं। प्लेट्यूज, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ये सब जो हैं ये सब लैंडफॉर्म्स हैं। तो वो जो ज्योग्राफी है पूरे विश्व की, उसकी 2.4% हमारे भारत में है। उसके अलावा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो टोटल है 15,200 किलोमीटर्स की। तो ये आप बता सकते हैं। और उसके अलावा इंडिया जो है उसकी कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है, समुद्री सीमा कितनी बड़ी है, वो है 7.516 किलोमीटर इन कोस्ट लाइन। तो आप इस तरह की बात बता सकते हैं। उसके अलावा हम चलते हैं नेम द कंट्रीज लार्जर देन इंडिया। मैंने आपको ये बताया कि भारत मैंने आपको ये बताया कि भारत जो है वो विश्व का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो उससे पहले 6 देश ऐसे कौन से हैं जो इंडिया से बड़े हैं। सबसे पहले आता है रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, उसके बाद फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर हमारा इंडिया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं विच आर लार्जर देन इंडिया। उसके अलावा जो स्विस कैनाल है उसकी ओपनिंग हुई थी 1869 में। तो स्विस कैनाल की वजह से हमारा और यूरोप का डिस्टेंस बहुत कम हो गया था।
पहले जब स्विस कैनाल नहीं बना था तो भारत से यूरोप आने में और यूरोप से भारत आने में बहुत लंबा समय लगता था, लेकिन स्विस कैनाल जब से बना है इन 1869, तब से भारत और यूरोप के जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गया है। ओके, ट्रैवलिंग डिस्टेंस। उसके बाद हम चलते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों सेलेक्ट किया गया है। वो इसलिए सेलेक्ट किया गया है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश मतलब वेस्ट से ईस्ट हमारे टाइम गैप है 2 घंटे का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है, ठीक है, वहाँ पर और गुजरात में दोनों में टाइम गैप चलता है 2 घंटे का, सनराइज़ और सनसेट में। इन ऑर्डर टू गेट यूनिफॉर्मिटी, लेकिन हमको अगर पूरे देश का टाइम यूनिफॉर्म रखना है तो हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को चुना है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है और ये पास होता है हमारे मिर्ज़ापुर यूपी से। मिर्ज़ापुर जगह है यूपी से, वो डिग्री जो है उस जगह पर हमारे पूरे भारत का टाइम यूनिफॉर्म हो जाता है। तो इसलिए हम 82.5 डिग्री ईस्ट को हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ड्यूरेशन जो है डे और नाइट का वो कन्याकुमारी में फील नहीं होता, ओके, और कश्मीर में इस बात का आसानी से पता भी चलता है। कैसे? डिफरेंस जो है डे और नाइट का, उसके लिए ये कहा जाता है कि कन्याकुमारी में इसलिए फील नहीं होता क्योंकि कन्याकुमारी समुद्र के पास बनी हुई है, ओके, और समुद्र से ज़्यादा तो इक्वेटर के पास बनी हुई है। इक्वेटर के पास जो जगह होती हैं उनका टाइम गैप आसानी से पता नहीं चलता और उनमें डे और नाइट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, इसलिए इक्वेटर में इक्वेबल टाइम गैप होता है। लेकिन अगर मैं ड्यूरेशन डे और नाइट की बात करूं कश्मीर की, तो कश्मीर में ये चीज़ आसानी से पता चलती है जस्ट बिकॉज क्योंकि कश्मीर इक्वेटर से बहुत दूर है। तो ये बात अगर आपसे पूछी जाए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि कन्याकुमारी में हमको फील होता है, सॉरी टाइम गैप फील नहीं होता डे और नाइट में, और डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो फील नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कन्याकुमारी इज़ सिचुएटेड नियर बाय इक्वेटर। और अगर मैं यही बात इसकी करूँ कश्मीर की, तो वहाँ पर फील होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि दिस प्लेस इज़ लोकेटेड वेरी फार ऑफ फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से ये बहुत दूर है, ओके। कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द ड्यूरेशन है बिटवीन डे एंड नाइट पता नहीं चलता, लेकिन कश्मीर में ये चीज़ पता चलती है। देन इंडिया है वो किस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड है। भारत के और देशों के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वो अभी से ही नहीं है, पुराने समय से हैं। तो भारत किस तरीके से और देशों के साथ भी कनेक्टेड है, तो आइए चलते हैं इसमें। इंडिया जो है उसकी सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया जो है उसके बीच में आता है हमारा इंडिया। तो सबसे पहले तो उसकी सेंट्रल लोकेशन है, इसलिए वो सबसे आसानी से कनेक्ट कर पाता है। उसके अलावा इंडिया के सबसे क्लोज कांटेक्ट किस किस देश से हैं? एक तो वेस्ट एशिया, एक अफ्रीका और एक यूरोप। इनसे इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, क्लोज कनेक्शंस हैं थ्रू इंडियन ओशियन, क्योंकि ये जो जगह है ये इंडियन ओशियन से भारत को कनेक्ट कर रही हैं, इसीलिए भारत के इनसे बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कंटिन्यू थ्रू एजेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत के जो रिलेशंस हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो बहुत पुराने हैं, आज के नहीं हैं। इंडिया ने सारे देशों के साथ रिश्ते थ्रू लैंड रूट्स भी बना रखे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो भारत आए माउंटेन्स के रास्ते से। उसके अलावा कुछ जो थे वो ओशियंस के रास्ते से आए, लेकिन ये कहा जाता है कि लैंड का जो रास्ता था वो बहुत पुराना है और समुद्री रास्ते जो थे वो बहुत बाद में बने हैं। तो इसलिए बहुत सारे ट्रैवलर्स माउंटेन्स के थ्रू भी भारत में आए थे, और बाद में फिर और ट्रैवलर्स जो थे वो समुद्री रास्तों से भी भारत में आए और भारत को जाना और अपने बारे में भी बताया। देन इंडिया ने आइडियाज़ ऑफ उपनिषद
रामायण, ये सब एक्सचेंज किए हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा पंचतंत्र के आइडियाज़, स्टोरीज़, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम, ये सब भी भारत ने और देशों के साथ एक्सचेंज किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पाइसेस, मसाले, मसले एक तरह का मखमल का कपड़ा, और अदर गुड्स, कमोडिटीज़, ये भी इंडिया से ले जाकर बाहर विदेशों में बेचे गए हैं। उसके अलावा इंडिया को इंस्पिरेशन मिली है ग्रीक स्कल्पचर से और आर्किटेक्चर से। मतलब आप ये कह सकते हो कि भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रीक इंस्पायर्ड है, मतलब ग्रीक से इंस्पायर्ड होकर आई हैं, और वो हमने भी अपनाया है अपने टेम्पल्स में, अपने आर्किटेक्चर में हमें वो सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो भारत ने बहुत कुछ दिया भी है दुनिया को और दुनिया से बहुत कुछ लिया भी है, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद हम नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि भारत के नेबरिंग देश कौन कौन से हैं। तो आपको बता दूं, इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। चाइना तिब्बत एंड भूटान से कर रहा है, जो कि नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की साइड है। और म्यांमार और बांग्लादेश से कर रहा है शेयर, जो कि ईस्ट साइड में पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इंडिया है वो अपनी लैंड बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में भी शेयर कर रहा है, नॉर्थ में भी कर रहा है और ईस्ट साइड में भी कर रहा है। और देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। उसके अलावा हमारे दो सर्दर्न आइलैंड ग्रुप्स हैं, सर्दर्न नेबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये हमारे आइलैंड्स हैं दो, लेकिन ये भी हमारे नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जिनको हम श्रीलंका और मालदीव्स कहते हैं। श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट हुआ था थ्रू अ नैरो चैनल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक बहुत छोटा सा लाइन है, नैरो लाइन है, ओके, जिसे पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है, ओके, और गल्फ ऑफ मन्नार कहा जा सकता है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा चैनल है जिससे दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ओके, पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, जिसे हम हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग राम सेतु कहते हैं, जिसको पाल्क स्ट्रेट का नाम दिया गया है। मालदीव आइलैंड्स जो हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में पड़ते हैं। तो आप ये चीज़ बता सकते हैं कि मालदीव्स जो हैं वो है साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, ओके। वाई इंडियन ओशियन इज़ नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया। अब ये जो ओशियन है इसका नाम इंडियन ओशियन क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इस ओशियन की सबसे बड़ी जो कोस्टलाइन है, समुद्री सीमा है, वो भारत के अंडर आती है, इसलिए इसे इंडियन ओशियन कहा गया है। हालांकि ये जो ओशियन है ये और देशों के साथ भी अपनी समुद्री सीमा शेयर कर रहा है, लेकिन इसकी समुद्री सीमा जो है वो सबसे बड़ी भारत के अंडर आती है, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, द इंडियन ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री इंडिया बिकॉज इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ दिस ओशियन, क्योंकि भारत जो है इस ओशियन की सबसे बड़ी समुद्री सीमा कोस्ट लाइन को शेयर कर रहा है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, जो कि कम्प्लीटली मेरे नोट्स में से है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके अलावा आपके कोई अगर प्रॉब्लम रही हो इस दौरान तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट से ही मुझे और हार्डवर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरीके से आपके साथ अलग अलग क्लासेस के चैप्टर्स शेयर करती रहूँगी। ये था मेरा क्लास 9th का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।